देश का आम बजट जो 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने रखेंगी। उम्मीदों का बजट रहने वाला है क्या, अपने आप में एक सवाल है, लेकिन वित्त मंत्री के आगे भी कई सवाल हैं। सवाल यह भी है कि जो लघु उद्योग है, सवाल यह भी है कि जो गृहिणी है, सवाल यह भी है जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, आखिर उनके लिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि जो निकलना था वो तो निकल चुका है, बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है और उस घोषणा का सब इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदों का बजट और वित्त मंत्री से क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री आज आम बजट पेश करेंगी। अब आम बजट के साथ कुछ आम सवाल भी निकलकर सामने आते हैं। क्या गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे? क्या मोबाइल सस्ता होगा? आज देश का आम बजट आने वाला है और इससे ऐन पहले एलपीजी सिलेंडर जो है वो सस्ता हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। इस सिलेंडर का दाम 7 रुपए तक घटाया गया है, आज घटा दिया गया है। और अब क्या आने वाले बजट में भी लोगों को कुछ राहत मिलेगी? क्या इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होगा? क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज आएंगी जिससे किसान जो अभी काफी क्रोधित होते हुए नजर आ रहे हैं उसका एक वर्ग वह खुश हो जाएगा? क्या एमएसपी को लेकर कुछ बात बनेगी? क्या कुछ उम्मीद फिर से परवान चढ़ सकते हैं? और इस आम बजट से लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं। लोगों की अपेक्षाएं होती हैं हर बार और उसमें उतार चढ़ाव लगातार होता है। और फिर वो वक्त और घड़ी आ गई है जब हम बात कर रहे हैं आम लोगों की और आम बजट की। लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर पवन तिवारी साहब तो बने ही हुए हैं, हमारे साथ शैलेंद्र प्रताप सिंह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमान का एक बार फिर से स्वागत कर देते हैं। पवन साहब, अब देखिए, बात हो रही थी आम लोगों की, बात हो रही थी अब गैस सिलेंडर की भी हो रही है। सर, गैस सिलेंडर कमर्शियल में कटौती हो गई, क्या कुछ संकेत हैं? क्योंकि गैस की बात करते हैं तो हम पेट्रोल की भी बात करेंगे, हम डीजल की भी बात करेंगे, हम हर उस चीज की बात करेंगे जो आम आदमी के एक सर्कमफ्रेंस, उसके एक परिधि क्षेत्र में आती है। तो सर, ऐसे में आम लोगों की क्या कुछ खास डिमांड हो सकती है इस बार, और क्या वो डिमांड मीट होंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जो होना था वो तो हो गया, अब तो औपचारिक ऐलान ही बाकी है। क्या उस ऐलान से एक्सपेक्टेशंस अब जागने के लिए बची हैं कुछ, या फिर आपको लगता है कि इस बार 2047 के विजन के आगे नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट, और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्चा करना हमें पड़ेगा, हाईवेज पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, या फिर लोगों की जरूरतों पर? डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ देखिए, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पेट्रोल, डीजल या फ्यूल से रिलेटेड चीजें होती हैं, गैस से रिलेटेड, ईंधन से रिलेटेड चीजें होती हैं, आज के दौर में वो मार्केट ओरिएंटेड है। यानी मार्केट ही डिसाइड करता है कि क्या दाम रहेगा डिमांड सप्लाई के आधार पे। लेकिन सरकार अगर चाहे, क्योंकि देखिए आज की डेट में अगर देखा जाए प्रति बैरल इसकी अगर बात की जाए, क्रूड ऑयल की बात की जाए, गैसेस की अगर बात की जाए, तो जितनी भी रिफाइनरी रिलेटेड हमारे भारत देश में कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, एक बहुत बड़ा लाभांश आज की डेट में प्राप्त कर रही हैं। तो मेरा मानना है कि इस लाभांश का एक पार्ट आम नागरिक तक पहुंचना चाहिए। तो मेरी तो उम्मीदें हैं कि सरकार को इस घोषणा में पेट्रोल, डीजल और आपके फ्यूल से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका फायदा आम नागरिक तक पहुंचाना होगा। आम गृहिणियां जब इससे लाभान्वित होंगी तो याद रखिएगा, किचन से ही राजनीति आज डेट में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन गृहिणियों को भी देखना हमें बहुत बिल्कुल बहुत जरूरी है। और देखिए, शैलेंद्र प्रताप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता है। शैलेंद्र साहब, देखिए, बात हो रही है सरकार की, बात बजट की, और चूंकि सरकार में आप ही की पार्टी है तो बात तो आपकी पार्टी की भी हो रही है। अब यह बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और आज सरकार के तरफ से मिलने वाला वह बजट, क्या आपकी अपेक्षाएं उससे है, और आपको लगता है जिसलिए आपको वोट देते हैं लोग, उस वोट की जो कसौटी है उस पर आज आप खरे उतरेंगे, या अभी भी कुछ सस्पेंस है जिसके बादल आप नहीं छटने देंगे, 11 बजे का इंतजार ही करेंगे? बताइए।
आप सभी को नमस्कार। नमस्कार और एपीएन दर्शकों को नमस्कार। जो अर्थव्यवस्था में अब चूंकि आपने इसको आम बजट नाम दिया है और मैं तो इसको कहता हूँ ग्लोबल बजट। इसलिए कहूंगा कि आज किसी भी देश में, खासकर जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं या प्रोग्रेसिव अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें लगभग 20 से 25 देश आप चुन लीजिए, तो यहाँ के बजट का इम्पैक्ट डोमेस्टिक तो है ही है, बाहर भी बहुत ज्यादा पड़ता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी में पड़ता है आपके। तो खासकर आपने गृहिणियों की बात कही है, तो एक कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक्स वर्सेस वेलफेयर इकोनॉमिक्स का बजट जो है किस तरह से समन्वय स्थापित हो डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कहेंगे आपके किस तरह से एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सके। तो ये बहुत सारी चीजें जिसमें समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। जहां मेरे मित्र ने कहा, उन्होंने कहा कि बजट का जो लाभ है गृह तो पहुंचना चाहिए और पहुंच भी रहा है। आप चाहे अगर एक तरह का देखें कि बजट से बहुत समय तक गांव जो है, इस देश के गांव बाहर हुए थे। आज देखिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स के तहत जो है 5 करोड़ घर दिए गए हैं, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दी गई है ना, और उसके बाद कई चीजें की जिसके नाम आप जानते हैं, बार बार गिनाने की जरूरत नहीं है। लगभग 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी का निरंतर पॉपुलिस्ट वर्सेस वेलफेयर वर्सेस जो कहते हैं कि देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण का जो बजट था, हर क्षेत्र पे, हर दिशा में आपने उसको देखा। मैं इतना कहना चाहूंगा, जो महिलाओं की बात कही आपने, ये देश उनका ऋणी है, इस देश की महिलाओं को। आज ही मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट जो है, भारत का इन्वेस्टमेंट सेक्टर भारत के किचन से चलता है। 34% जो इन्वेस्टमेंट है, भारतीय डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, वो भारत की महिलाएं जो पैसे बचाती हैं उसको बैंक में जमा करती हैं, उसके तहत आता है। तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर उनको फायदा मिलता होगा तभी वो बचत करके भारत की अर्थव्यवस्था को वापस करती हैं, जिससे भारत के राष्ट्र सुचारू रूप से चलता है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के खर्चे हो, 80 करोड़ लोगों को चाहे भोजन देना हो। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास सेक्टर टैक्सेशन पॉलिसी आप देख लीजिए, राशनलाइजेशन ऑफ टैक्स लगातार जारी है, क्योंकि टैक्स तब रुकने वाला विषय है और टैक्स एक ऐसा विषय है कि केवल एक बार लग गया तो नहीं, फ्यूचर में नहीं बदलेगा। उसके मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस आते हैं, सेस आते हैं, और भारत एजुकेशन सेक्टर में भी बढ़ना है। और जिस तरह से ऑयल इकोनॉमिक्स की बात की हमारे डॉक्टर साहब ने, ऑयल इकोनॉमिक्स का ज्यादातर दबाव या ज्यादातर डिपेंडेंसी हमारे बाहर की क्षेत्र की है, चाहे अरेबियन वर्ल्ड की हो, साउथ ईस्ट एशिया में हो, चाहे रसिया पे हो। इसको मोदी सरकार ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है। किस तरह से भारत का डेफिसिट बजट जो होता था, और खासकर इंपोर्ट डेफिसिट इतना ज्यादा होता था ऑयल की वजह से, तो आपने देखा है कि किस तरह से हमने ऑयल से, जो रसिया से ऑयल को आयात करके हमने यूरोपियन को निर्यात करके उसमें भी प्रॉफिट बनाई है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि वेलफेयर वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, जिस मार्केट फोर्स की बात करें, वो मार्केट फोर्स बेसिकली जनरेट होती है जब हम ग्लोबल फिनोमेनन जाते हैं। क्योंकि भारत के लिए कोई देश मार्केट है, उस देश के लिए हम मार्केट है। तो मार्केट इकोनॉमी जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, निश्चित रूप से ये ग्लोबल दबाव है। शैलेंद्र साहब ठीक है, आपको देखिए टोक रहे हैं, माफ कीजिएगा। आपने बात की मार्केट इकोनॉमी की, और आपने जो ऑयल की बात कही कि आपने बात की चलो मार्केट ओरिएंटेशन के हिसाब से बाहर से हम चीजें निर्धारित करते हैं, लेकिन इसी में एक ट्विस्ट आता है सर। पहले जो होता था या फिर जो होना चाहिए, आपको क्या लगता है इस पर, तो आप ही के विचार लेना चाहेंगे। सरकारें सब्सिडी देती थी, वो सब जो सब्सिडी देती थी वो आम आदमी को राहत देता था। आपको लगता है अब के दौर में सब्सिडी के ऊपर फोकस कम हो गया है? आप यह मानते हैं कि अब जो हमारा भारत है काफी हद तक इवॉल्व कर गया है, अब हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है, या उस पिटारे को फिर से खोलने की जरूरत है? सब्सिडी की जगह मैं सपोर्ट का शब्द यूज करूंगा। अगर सब्सिडी जो भी करिए, आप जाएंगे तो अमेरिका में एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, और कई यूरोपियन कंट्रीज में। हाँ, ये है कि सब्सिडी जो होती है डायरेक्टेड होनी चाहिए। जो आपका पुअर सेक्टर है, कमजोर सेक्टर है, उसमें निश्चित रूप से सरकार को घुसना चाहिए। सरकार घुसती भी है, और उसको जब एक बार रेजिलियंस पैदा हो जाता है कि सेल्फ सस्टेन हो जाता है, तो सेल्फ सस्टेन जो होने के बाद डेफिनेटली सरकार का रोल केवल रेगुलेशन का हो जाता है। फिर वो जो सेक्टर होता है वो सरकार पे डिपेंडेंट नहीं होता। अगर आप अब देख लें, एक समय था कि भारत का कहते हैं कि एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, जो भारत के मानसून पर निर्भर करती है। अगर वर्षा होगी तो कृषि का अच्छा व्यवसाय, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, नहीं होगी तो नहीं हो। लेकिन आज जिस तरह से इरिगेशन के लिए कैनाल का जाल फैला है, तो उसमें डिपेंडेबिलिटी घटी हुई है। आज अगर दूसरी देखें
कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, इंडस्ट्रियल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत केवल सरकार जो है वेलफेयर नहीं कर रही है। टाटा है, बिरला है, अडानी है, अंबानी है, छोटे कई बिजनेस है जो भारतीयों को केवल इसलिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना मजबूत किया गया है कि कम से कम करोड़ों का रोजगार वही पैदा कर रहे हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ी सी निजात दिलाता है, हल्का लाता है। इसलिए मुझे मेरा मानना है कि जिस शब्द का प्रयोग आपने किया है कि बजट में मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, मेरा मानना, मेरा व्यक्तिगत सुझाव कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बजट बनाना चाहिए। जिस तरह से स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया की, तो उसको थोड़ा सा और मजबूती देनी चाहिए जिससे भारत खुद सेल्फ सस्टेन हो सके और जिससे सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंसी कम हो सके। नहीं, ठीक है शैलेंद्र साहब, आपने एंटरप्रेन्योर की बात की। अब देखिए पवन साहब हमारे साथ बैठे, हम थोड़ी देर पहले इसी चीज के ऊपर, इसी विषय के ऊपर बात कर रहे थे जो आपने बात को छेड़ा है। खैर, अब डॉक्टर साहब देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है, अब मौजूदा सरकार की देखिए एक स्पष्ट बात करते हैं। जो विपक्ष है ना, विपक्ष भी हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, वो लगातार कहता है कि ये जो सरकार है ये कॉर्पोरेट सरकार है, कॉर्पोरेट सेंट्रिक सरकार है, कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाती है। जितना कॉर्पोरेट हम लोगों ने आज के दौर में सुना है उतना तो शायद बहुत सालों हो गए होंगे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये जो कॉर्पोरेट है, आपको लगता है कि आज के दौर पर ये जो मौजूदा रुख है हवा का, वो कॉर्पोरेट सेंट्रिक ज्यादा है, या फिर जिस ओर शैलेंद्र साहब इशारा कर रहे हैं, अडानी अंबानी साहब का नाम ले रहे हैं कि भाई वो लोगों को रोजगार बहुत देते हैं, तो पॉलिसीज उनके लिए वैसे ही यथावत चलनी चाहिए, या फिर ये जो प्रहार विपक्ष करता है कॉर्पोरेट लोगों के लिए ये सरकार है, तो आम लोग तो सुन के ही हड़क जाते हैं। सर देखिए सर, पहले तो मैं मानूंगा कि ये जो बजट है ये कोई पार्टी सेंट्रिक बजट ना हो के भारत सरकार का बजट है। बिल्कुल। हाँ, दूसरी चीज यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट गौर करने वाली बात क्या है कि देखिए आंकड़े तो यही कहते हैं, आंकड़ों पे थोड़ा गौर करिएगा शैलेंद्र जी। 2022 से पहले हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन था वो हमारे दूसरे इनकम टैक्स में अगर देखा जाए तो वो ज्यादा हुआ करता था, यानी सरकार कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा वसूलती आम व्यक्ति के मुकाबले। कॉर्पोरेट मतलब कंपनियां, डोमेस्टिक कंपनियां, फॉरेन कंपनियों से टैक्स ज्यादा वसूलती थी आम इंसान से ज्यादा। यही आंकड़ा आज की डेट में 2024-25 में देखेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स अगर देखा जाए दूसरे इनकम टैक्स के मुकाबले, अगर देखा जाए तो इसका कलेक्शन उसके मुकाबले कम है और आम व्यक्ति से जो टैक्स वसूला जा रहा है वो ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप समझिएगा, विपक्ष को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन विपक्ष समय समय पर जो पॉइंट कर रहा है उस पॉइंट को भी हमें देखना होगा। क्या कारण है कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन का कलेक्शन का जो रेशियो है वो आज कम है और पर्सनल इनकम टैक्स का ज्यादा है। नहीं देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, आंकड़ों के साथ मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल, को समझना होगा, उस पर उचित टिप्पणी करनी। नहीं बिल्कुल सही आपने बात की है डॉक्टर साहब। अब देखिए शैलेंद्र साहब, इसमें ना ये कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। हम जब कॉमन मैन की बात करते हैं तो थोड़ा उसके लिए हमें सोचने की जरूरत है। ये नहीं कह रहा है कोई कि नहीं सोच रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सोचने की जरूरत है। अब देखिए कॉर्पोरेट, जब हम बात करते हैं शब्द की, बात निकल ही गई तो थोड़ा बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट, इस शब्द के मायने निकलते हैं भाई अमीर लोग हैं, बहुत पैसा है इनके पास, बहुत लोगों को रोजगार देते हैं, तो इनसे थोड़ा सा आप अगर टैक्स बढ़ा भी दीजिएगा तो बहुत ज्यादा इनको फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन गरीब जो डिपेंडेंट है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को रोज खाता कमाता है वाले लोग हैं, उनसे यदि आप ज्यादा खींचिएगा तो बेचारे वो परेशान हो जाएंगे। और आंकड़े जो बता रहे हैं सर, तो इस हिसाब से आपको लगता है कि अब राइट मोमेंट है कि थोड़ा सा इन लोगों को आराम दिया जाए और बाकी चीजें जैसी हैं उसको रेगुलेट कर ही सकते हैं। देखिए सर, मुझे लगता है इस बजट में उम्मीदें बहुत हैं। हाँ, उम्मीद तो होंगी, उम्मीदें बहुत है। उम्मीदें होने का कारण क्या है? शैलेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही, वाइडनिंग ऑफ टैक्स इंटरनेशनल सिनेरियो है, जो मात्रा घटी है, इंडिविजुअल टैक्सेशन की मात्रा बढ़ी है। तो डॉक्टर साहब एक डाटा और लीजिए, जब 2000 में कितने टैक्स पेयर हुआ करते थे और 2024 में कितने टैक्स पेयर है, लगभग दोनों का अंतर है डॉक्टर साहब। इसलिए वाइडनिंग ऑफ टैक्स जो प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के अंदर आए जो टैक्स पे कर सकते हैं। और टैक्स डायरेक्ट टैक्स में ये है कि आप जान ही रहे हैं कि अब तो 6 लाख तक की लगभग छूट हो ही जाती है। आज मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करता हूँ, मैं कई जगह काम करता हूँ। आज हम लोग तो महीने के 1-1.5 लाख ही कमा पाते हैं, लेकिन हमारा जो चाय वाला बेचता है महीने के 5 लाख रुपए कमाता है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि आज छोटे छोटे उद्योग भी जहां पे प्रॉफिट मार्जिन है या टैक्स देने में समर्थ हैं, तो जिस तरह से वाइंडिंग ऑफ टैक्स हुआ है
कई लोग टैक्स दायरे के अंदर गए, उनकी संख्याएं बढ़ी हैं, तो संख्या बढ़ने की वजह से जो इसमें है प्रोपोर्शन में अंतर हो सकता है, लेकिन टैक्स पेयर के नंबर बढ़ने की वजह से ये जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर वो है वो बढ़ा हुआ है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा। दूसरा, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। ठीक है, सुनिएगा। ठीक है शैलेंद्र साहब, एक मिनट सुन लेते हैं डॉक्टर साहब की। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए शैलेंद्र जी, देखिए सरकार की मंशा पे संशय बिल्कुल नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है, मौत पे संशय का विषय बात नहीं है। प्रश्न ही हमारा ये था कि इस समय वाकई में जो विपक्ष प्रश्न उठा रहा है कि कॉर्पोरेट को फायदा मिल रहा है, क्या मोदी जी समर्थन कर रहे हैं, ये एक प्रश्न है। और इसमें देखिए व्यक्तिगत कोई टिप्पणी हम लोग नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं अच्छा बजट आएगा तो हर सेक्टर को फायदा होगा। आपने बड़ा अच्छा होगा। और आप ये हमेशा मत भूलिए, हेलो, हाँ बोलिए सुन रहे हैं आप। ये मत भूलिए कि अमीर ही किसी की गरीबी दूर कर सकता है, गरीब किसी गरीबी दूर नहीं कर सकता। मैं कॉर्पोरेट को फेमस नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जब अच्छा बजट आता है, बेहतरीन बजट आता है, और सबको ध्यान में रख के जितने सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मार्केट सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वेलफेयर सेक्टर है, जब आप में बैलेंस बनाते हैं तब सभी सेक्टर को लाभ होता है। अगर इस देश की कंपनियां बंद हो जाए, इस देश के जो रोज प्राइवेट कारखाने बंद हो जाएं, तो आप एक सरकार किस तरह से इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट। लेकिन शैलेंद्र साहब आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ा सा जीडीपी में डिप आएगा। यदि आप हर सेक्टर को बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, सर्विसेज बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तब तो जीडीपी में थोड़ा उछाल आना चाहिए ना सर। इसका मतलब थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी स्लैकनिंग तो हो रही है। जिस हम उद्देश्य से काम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी कमी हो जा रही है, तो उस हिसाब से तो सर ये वाली चीज मैच नहीं ना कर पाएगी शैलेंद्र साहब। अब आज मैं पेपर देख रहा था कि ट्रस्ट डेफिसिट है ना, हाँ। तो जिसकी चर्चा आप लाना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट हर क्षेत्र में कैसे पैदा हो। ठीक है, कई बार होता है कि बड़ा अंडररेटेड बॉलर भी उस मैच को अच्छे से जिता ले जाता है, बहुत ओवर वैल्यूड बॉलर नहीं कर पाता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें जिस तरह से चर्चाएं हो रही है एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेटाइजेशन के ब्लेम करने की, निश्चित रूप से 140 करोड़ का ये देश है, कहीं न कहीं एक न कोई वंचित रह ही जाएगा। किसी की शादी बारात होती है, 2-4 लोग बिना भोजन के रह ही जाते हैं। इसका मतलब नहीं होता है कि वो बजट जो है एलिगेशन उन्हीं 4 लोगों के, आप उन 96 लोगों के बारे में सोचिए जिससे बेनिफिट हुए। हर बात 100% एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता। नहीं शैलेंद्र साहब, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो बस यह उम्मीद कर रहे हैं, यह जता रहे हैं कि देश है ना, ये देश में पूरे देश की जीत होनी चाहिए, इसकी समग्र जीत होनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरती ये शब्द कह के आपने बिल्कुल भारत के बजट को, भारत की सरकार, भारत के लोगों को एक बेहतरीन उत्साह दिया है कि सबकी जीत होनी। नहीं, बिल्कुल हम सब भारतवासी हैं शैलेंद्र साहब, और हर कोई यही उम्मीद रखता है कि हमारा देश ग्रो करे। तो आपसे माध्यम से क्रिकेट से डॉक्टर साहब ने शब्द का प्रयोग किया कि आम बजट या भारतीय बजट शब्द का प्रयोग करें तो शायद ये बेहतर होगा। नहीं चलिए ठीक है, भारतीयों का बजट है तो आम भारतीय का ही बजट है। डॉक्टर साहब, अब एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमने चर्चा उस समय शुरू की थी, इंडस्ट्रीज की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। रामपुर का भी याद आता है, रामपुर की जो चाकू, वहां के फेमस चाकू हुआ करते थे। अब ये सब चीज ऐसा लगता है कि अतीत के पन्नों में दर्ज होते जा रहे हैं। स्मॉल स्केल के लिए हमारे पास मिनिस्ट्री है, एमएसएमई के लिए भी मिनिस्ट्री है, हर चीज के लिए मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री क्या उसी विलिंगनेस के साथ काम कर रही है जैसा वो किया करती थी? क्योंकि अब ये शब्द हम धीरे धीरे कम सुन रहे हैं, और जब हम ये कम सुनते हैं, मैं वापस उसी सवाल पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि अब बजट जो हो पेश होने के वक्त के हम करीब जा रहे हैं। तो अब जो लोग, छोटे उद्योगपति, छोटे व्यापार के लोग जो जुड़े हैं, एक बार फिर से उनके एनर्जी में संचार करने के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, इन छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के लिए, कानपुर का चमड़ा इंडस्ट्री भी हुआ करता था, इन सारे चीजों के लिए अब क्या एक बार फिर से कुछ खुल से निकल कर सामने आ सकता है, या चीजें आपको लगता है जैसे 2-3 बजट से चल रही थी मोटा मोटी वैसी ही रहेंगी? देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट विषय मैं पहले भी मैंने बोला, भाव। हाँ, सोच के साथ भाव होना बहुत जरूरी है। तो सरकार की सोच बहुत अच्छी है, हाँ, लेकिन होता क्या है, जब क्रियान्वयन की बात होती है तो आम नागरिक तक जहां जिसका लाभांश जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाता है। सरकार देखिएगा इस बार भी पॉलिसी में एमएसएमई से रिलेटेड पिटारा अपना खोलेगी, लेकिन विषय बार बार यही उठता है कि इतनी पॉलिसी बनाने के बाद भी एमएसएमई सेक्टर का ये जो माइंड है, ये साल 10 साल खत्म क्यों होता जा रहा है, ये प्रश्न चिन्ह रहेगा। देखिए, सरकार की मंशा पे कोई सवाल नहीं है, सरकार हर चीज अच्छी ला रही है, लेकिन वो जो एक
बहुत बड़ा सेक्टर है, माइक्रो सेगमेंट जिसको हम कहते हैं। वो क्या कारण है कि सरकार की नीतियों के होने के बावजूद खत्म हो रहा है? उसका एक सबसे वो मेन कारण एक ही है कि वहां तक उसका लाभांश नहीं पहुंच पा रहा है। सब्सिडी की बात होती है, हाँ, इंटरेस्ट वेवर की बात होती है, हाँ, लोन की बात होती है, हाँ, ये हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, इसका फायदा लेकर के चले जाते हैं। लेकिन हमारा माइक्रो सेगमेंट, जिसको बहुत छोटा सेगमेंट हम लोग कहते हैं, जिसको कई बार हम लोग कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये आज की डेट में परेशान है। नहीं ठीक यही है। कारण है कि देखिए, लखनऊ का मैंने आपसे बात की, हाँ। लखनऊ की बात की मैंने, कानपुर की बात की, अलीगढ़ की बात की, रामपुर की चाकू की बात की, अलीगढ़ के ताले की बात की, और मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात कही हाँ। कि देखिए, इसको बनाने वाले जो लोग हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां कह रही हैं मैं ये काम नहीं करूंगा। क्या कारण है समझिए? वो दूसरा काम करना चाहता है। बहुत उसका एक ही इम्पोर्टेंट। कारण है, हाँ, इसमें जो रस था, हाँ, जो मतलब बना, होता क्या है, आदमी सोचता है मेरी सांस्कृतिक धरोहर है, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन उस बढ़ाने के साथ साथ वो अपने घर को भी देखता है, मैं घर भी साथ में चलाऊंगा। Correct. लेकिन अगर उतना पैसा उसके पास नहीं आ पा रहा है कि वो घर चला पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि नहीं, चलो अब समय आ गया, हम दूसरी चीज करें। नहीं, बहुत ये बहुत बहुत बड़ा कारण है, और हाँ। मुझे लगता है अगले 3-4 सालों में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक धरोहर, जिनको हम नाम से जानते थे सिटी के नाम, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया, और इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम शैलेंद्र साहब का भी राय लेंगे।